इस लेक्चर में हम बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कि जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं और वो आइसोलेटेड सिस्टम है, वो हो रहा है, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस किसी आइसोलेटेड सिस्टम में हो रहा है, तो उस सिस्टम की जो एंट्रोपी है उसमें नेट इंक्रीज आता है। अब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, गैस किसी इवैक्यूएटेड स्पेस में जब आप छोड़ते हैं गैस को, तो लेट्स सपोज आपने गैस का चूल्हा जला दिया है, तो उसको अब आप किचन का जो रूम है उसमें उसके लिए स्पेस अवेलेबल है, तो वो इवैक्यूएट होगी उस स्पेस में गैस। इसी तरह डिफ्यूजन ऑफ वन गैस इनटू अनदर गैस, एक गैस का दूसरे गैस में मिक्स होना जो है, ये सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं और ये इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। तो जब भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो नेट इंक्रीज होता है एंट्रोपी का। फिर हमें ये भी पता है कि जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं वो यूजुअली उनमें जो चेंजेस आती हैं वो इस तरह आती हैं कि वो लेस प्रोबेबल स्टेट से वो मोर प्रोबेबल स्टेट की तरफ जाते हैं। अब चूंकि इन प्रोसेस में, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में एंट्रोपी भी इंक्रीज होती है और वो लेस प्रोबेबल स्टेट से मोर प्रोबेबल स्टेट की तरफ भी जाते हैं, तो इसका मतलब है कि एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट स्टेट, इनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप मौजूद है। अब बोल्ट्जमैन ने 1896 में एक कोरिलेशन बताया था बिटवीन एंट्रोपी एंड द प्रोबेबिलिटी। अब एंट्रोपी जो है ये एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है और प्रोबेबिलिटी जो है ये एक प्योर स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी है। तो बोल्ट्जमैन ने 1896 में इन दोनों के दरमियान जो है वो एक कोरिलेशन बताया था। अब बोल्ट्जमैन ने ये जो रिलेशन है इसको एक बहुत ही बेसिक आइडिया से स्टार्ट लिया था, और वो ये था कि इक्विलिब्रियम स्टेट होती है जब जो भी किसी भी सिस्टम की, हमें पता है इक्विलिब्रियम स्टेट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, और थर्मोडायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है उसकी हाईएस्ट एंट्रोपी भी होती है। और हमें यह भी पता है कि अगर एक सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर नहीं होता तो उसके अंदर इस तरह से चेंजेस वकू पजीर होती हैं कि वो सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर ले। अब अगर इक्विलिब्रियम स्टेट की हाईएस्ट एंट्रोपी है तो इसका मतलब है वो सिस्टम जो है अगर इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव करेगा तो वो हाईएस्ट या मैक्सिमम एंट्रोपी को भी अचीव कर लेगा। तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर एंट्रोपी और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है इसने बोल्ट्जमैन को इनकरेज किया कि वो इन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान कोई ना कोई कोरिलेशन को डिड्यूस करें, और वो जो मैथमेटिकल डिडक्शन थी, जो रिलेशन दिया बोल्ट्जमैन ने, वो बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन कहलाता है। अब बोल्ट्जमैन ये मानता था कि किसी भी फिजिकल सिस्टम की एंट्रोपी S किसी एक डेफिनेट स्टेट के अंदर वो फंक्शन है किसका? फंक्शन ऑफ द मैक्सिमम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी यानी ओमेगा, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ओमेगा का। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे S इज इक्वल टू F ऑफ ओमेगा, यानी S here is entropy and omega here is thermodynamic probability, तो इट मीन्स के एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। ये वो मानता था बोल्ट्जमैन। अब ये फंक्शन किस किस्म का है ये फंक्शन नहीं उसे पता था, तो इस फंक्शन को उसने डिराइव किया।
अब वो उस फंक्शन को उसने किस तरीके से डिराइव किया, इस फंक्शन को डिराइव करने के लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट सिस्टम हैं। इंडिपेंडेंट के ऊपर आपने गौर करना है, इंडिपेंडेंट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो और वो जो सिस्टम है वो कौन से हैं, ए एंड बी हैं। अब अगर इनकी इंट्रॉपी की मैं बात करूं तो सिस्टम ए की इंट्रॉपी को मैं S1 कह देता हूं, बी की इंट्रॉपी को मैं S2 कह देता हूं। अब इंट्रॉपी एक चूंकि एक्सटेंसिव क्वांटिटी है तो इन दोनों की कंबाइन इंट्रॉपी क्या होगी, तो वो इन दोनों की इंडिविजुअल इंट्रॉपीज का सम के इक्वल होगी। यानी जो कंबाइन इंट्रॉपी S है वो बराबर होगी S1 प्लस S2। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, रिलेशन नंबर 2। अब हमारे पास चूंकि दो इंडिपेंडेंट सिस्टम हैं ए और बी, तो अगर आप रिकॉल करें मल्टीप्लिकेटिव रूल फॉर द इंडिपेंडेंट सिस्टम, ठीक है ना, दो इंडिपेंडेंट इवेंट का जो मल्टीप्लिकेटिव रूल है प्रोबेबिलिटी की रिस्पेक्ट से, वो क्या बताता है कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से तो उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। तो अब ये सिस्टम ए और बी इंडिपेंडेंट है, ए की प्रोबेबिलिटी ω1 है, बी की प्रोबेबिलिटी ω2 है, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये नेट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो नेट इंट्रॉपी S थी। अगर उसी फार्मूले को देखें तो नेट इंट्रॉपी उसकी फंक्शन होगी नेट प्रोबेबिलिटी का, यानी f ऑफ ओमेगा का। लेकिन नेट प्रोबेबिलिटी जो है वो फर्दर प्रोडक्ट है ω1 और ω2 का, वो हमने यहां पर लिख दिया। यानी अब हमारे पास जो नेट इंट्रॉपी S है वो ये चीज आ गई, फंक्शन ऑफ ω1 क्रॉस ω2। मैं इसे जस्ट फंक्शन ऑफ नेट इंट्रॉपी ओमेगा भी लिख सकता हूं। अब इंडिविजुअल सिस्टम जो हमने कंसीडर की, यानी सिस्टम ए की के लिए यही रिलेशन लिखूं कि इंट्रॉपी इज अ फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, तो वो होगा S1 इंट्रॉपी ऑफ सिस्टम 1 इज अ फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम 1। इसी तरह S2 इंट्रॉपी ऑफ सिस्टम 2 इज अ फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम 2, सिस्टम B 2 या बी सिस्टम हमारा है यहाँ पे। तो ये मैंने नंबरिंग दे दी है इन सारे रिलेशन को। अब रिलेशन नंबर 2 हमारे पास क्या था, अब मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन 4, 5 और 6 को मैं रिलेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ। 2 रिलेशन हमारे पास क्या था, नेट एंट्रोपी S इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल सिस्टम एंट्रोपीज S1 प्लस S2। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये S की वैल्यू पुट करूँगा, ये S1 की वैल्यू पुट करूँगा और ये S2 की वैल्यू पुट कर दूँगा। तो यहाँ से जब S की वैल्यू पुट की वो ये थी f ऑफ ω1 क्रॉस ω2, और ये f ऑफ ω1 प्लस f ऑफ ω2। ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई हमारे पास। अब मैं एक क्या करता हूँ, मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू ω1। अब इक्वेशन नंबर 7 को मैंने पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ω1 एंड ω2, ठीक है। वी गेट, यानी इक्वेशन को हम पहले पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ω1, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ω2 ये जब आप इन साइड की ω1 क्रॉस ω2 की आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ω1 1 हो जाएगा, ये ω2 आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। ये फंक्शन की जब डिफ्रेंशिएशन होगी तो वो f प्राइम आ जाएगा। फिर वो जिसका वो फंक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी डिफ्रेंशिएशन से हमारे पास ω2 आ जाएगा, और ये f1 की रिस्पेक्ट से f प्राइम ω1 आ जाएगा, और f फंक्शन ऑफ ω2 ये एक कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा विद रिस्पेक्ट टू ω1। जब सिमिलरली जब हम ω2 की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 7 को, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, ω1 इंटू f प्राइम ऑफ ω1 क्रॉस ω2 इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ ω2, ठीक है। यानी अगर हमने डिफरेंशिएट करना है f ऑफ ω1 क्रॉस ω2 विद रिस्पेक्ट टू ω1,
तो हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन को करेंगे तो एफ प्राइम हो जाएगा ओमेगा 1 क्रॉस ओमेगा 2, और फिर जब ये इंटरनल जिसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये साथ में हमारे पास ओमेगा 1 आ, ये ओमेगा 2 आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा 1 का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी, तो ये ओमेगा 2 जो है वो स्टार्ट में आ चुका है। इसी तरह हमने जो है वो जब ओमेगा 2 से किया तो वो हमारे पास रिलेशन नंबर 9 आ गया। तो हमारे पास अब दो इक्वेशन आ गई 8 और 9। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 4, 5 एंड 6 इन इक्वेशन 2 में हमने सब्स्टिट्यूट करके हमने उनको विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट किया। अब हमने इक्वेशन डिवाइड करना है इक्वेशन 8 को इक्वेशन 9 से। जब हमने इक्वेशन 8 को इक्वेशन 9 से हमने डिवाइड किया, ये देखें ये हमारे पास इक्वेशन 8 थी, ये हमारे पास इक्वेशन 9 है। अब मैं इनके दरमियान डिवीजन कर देता हूँ, तो ये एफ प्राइम ओवर ओमेगा 1 ओवर एफ प्राइम ओमेगा 2 आ गया। इधर से हमारे पास ये एफ प्राइम ओमेगा 1 क्रॉस ओमेगा 2 कैंसिल हो गया, ये इस डिनोमिनेटर से, ये रेशो आ गई ओमेगा 2 ओवर ओमेगा 1 की। तो ये हमारे पास एफ प्राइम ओमेगा 1 ओवर एफ प्राइम ओमेगा 2 और रेशो आ गई ओमेगा 2 ओवर ओमेगा 1। ये हमारे पास रिलेशन नंबर 10 आ गया। इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, ये ओमेगा 1 को मैं इधर ले जाऊं और ये फंक्शन एफ प्राइम ओमेगा 2 को मैं इधर ले जाऊं, यानी ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ प्राइम को मैं ओमेगा 1 को एफ प्राइम ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई कर दूं और इससे हमने ये रिलेशन बना लिया और ओमेगा 2 और एफ प्राइम ओमेगा 2 आ गया। देखें ओमेगा 1 था, उसके साथ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ ओमेगा 1 आ गया, ओमेगा 2 था, उसके साथ एफ प्राइम ऑफ ओमेगा 2 आ गया। इसी तरह अगर हमारे पास ओमेगा 3 हो, 3 सिस्टम हो, तो वो आ जाएंगे, ओमेगा 4 हो, 4 सिस्टम्स हो, एंड सो ऑन। यानी ये सारों का प्रोबेबिलिटी फिर उसका डिफरेंशियल उसी प्रोबेबिलिटी का, ये जब प्रोडक्ट लेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू देगा, और चूंकि ये एक सिंगल कांस्टेंट के इक्वल सारे वैल्यूज़ देंगे तो ये एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। और वो कौन सा कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है यहाँ पर के बी, यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब ये कोई एक कांस्टेंट है हमारे पास के बी, तो हम इसको लिख सकते हैं, इस इंडिविजुअल फंक्शन को के बी के इक्वल, इसको के बी के इक्वल। जब हमने इस फर्स्ट वाले को के बी के इक्वल पुट किया तो ये ओमेगा 1 उधर जाके के बी से डिवाइड हो जाएगा, के बी ओवर ओमेगा 1 एफ प्राइम ओमेगा 1, और इसी तरह एफ प्राइम ओमेगा 2 जो है वो के बी ओवर ओमेगा 2 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। एफ 3, 4, 5 हमने चूँकि 3, 4, 5 सिस्टम कंसीडर ही नहीं किए, लेकिन ये इसी के तहत जो है वो हम उसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने सिर्फ 2 सिस्टम कंसीडर किए थे, तो इसलिए हम ओमेगा 1 ओमेगा 2 तक ही अपने आप को महदूद रखेंगे। अब अगर आप इंटीग्रेट कर दें, ये हमारे पास जो ये एक रिलेशन आया है और एक ये रिलेशन आया है, ये दो रिलेशन आए हैं, अगर हम इन दोनों को इंटीग्रेट कर दें तो एफ प्राइम जो था वो इंटीग्रेशन से वापस एफ ऑफ ओमेगा 1 फंक्शन ऑफ ओमेगा 1 के बी। अब देखें ये 1 ओवर ओमेगा है, के बी तो कांस्टेंट है ना, ये 1 ओवर ओमेगा 1 है। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 1 ओवर ओमेगा 1, यानी अगर आप 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये लॉग ऑफ एक्स आएगा आपके पास। तो यहाँ पर भी यही है कि इंटीग्रेशन करने से के बी लॉग ऑफ ओमेगा 1 आ गया और प्लस में कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 आ गया। जब दूसरे फंक्शन की आपने इंटीग्रेशन की तो एफ ऑफ ओमेगा 2 आ गया और के बोल्ट्जमैन लॉग ऑफ ओमेगा 2 आ गया, और साथ में आपके पास कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2 आ गया। अब मैंने आपसे कहा था हमने चूंकि सिर्फ 2 फंक्शन सिस्टम यानी ए और बी कंसीडर किए हैं, तो हम सिर्फ ओमेगा 1 और ओमेगा 2 तक ही अपने पास रखेंगे। लेकिन अगर हम सी डी ई मज़ीद सिस्टम भी कंसीडर करते हैं इंडिपेंडेंट, तो हम इसको इसी तरह एफ ऑफ ओमेगा 3, एफ ऑफ ओमेगा 4 एंड सो ऑन कर सकते थे। अगर जनरलाइज करें तो हम ये सबस्क्रिप्ट जो है ड्रॉप कर देंगे, हम कहेंगे एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू के बी बोल्ट्जमैन लॉग ऑफ ओमेगा प्लस सी आ जाएगा। सी इज़ ए
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। देखें, बोल्ट्जमैन ने जो सपोज किया था, यानी s इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ओमेगा, ये आपके पास रिलेशनशिप, उसने ये फंक्शन की नेचर एक तरह से आपको क्लियर हो चुकी है। वो किस किस्म का फंक्शन है? वो एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, यानी इंट्रॉपी जो है वो लॉगरिथम ऑफ प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास c कांस्टेंट है, हमें c नहीं पता कि c क्या है, हम c को फाइंड आउट करते हैं। अब हम c को इसलिए फाइंड आउट करने के लिए, जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, हम सपोज करते हैं कि हम एब्सोल्यूट ज़ीरो पे फाइंड आउट कर रहे हैं ये रिलेशन। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर इंट्रॉपी ज़ीरो है और प्रोबेबिलिटी ओमेगा की वैल्यू यानी मल्टीप्लिसिटी 1 है। सिस्टम एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर इंट्रॉपी अगर ज़ीरो होगी तो सिस्टम के पास सिर्फ एक ही स्टेट है, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी उसी स्टेट में होने की है और किसी दूसरी स्टेट की प्रोबेबिलिटी नहीं है। एक ही आपके पास स्टेट है, तो ओमेगा जो है वो आपके पास 1 के इक्वल है। अब ये आप पुराने इस रिलेशन में पुट करें, s को 0 और c को ओमेगा को 1। s को आपने 0 पुट करना है और ओमेगा को आपने 1 पुट करना है। तो log ऑफ 1 आपके पास क्या आता है? log ऑफ 1 आपके पास आएगा 0। ठीक है, और इंट्रॉपी तो ऑलरेडी 0 है, तो आपके पास c की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी? अगर आप इस तरह से देखें तो c इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास c जो है वो 0 हो जाएगा। रिलेशन आ गया। अब c की वैल्यू 0 वापस अगर आप उस इक्वेशन में पुट करें, तो अब ये जो प्लस c था, ये c को आपने 0 पुट कर दिया, तो ये रिलेशन जो है प्लस 0 कोई मायने नहीं रखता। तो इंट्रॉपी s इज इक्वल टू के बोल्ट्जमैन लॉग ऑफ ओमेगा। अब आप कहेंगे कि हमने एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर इंट्रॉपी को क्यों लिया? क्योंकि हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करके कांस्टेंट को हमने रिमूव कर दिया। तो अब हम एब्सोल्यूट ज़ीरो पर तो हर वक्त नहीं होते, हमने ये ड्रॉप कर दिया, लेकिन ये तो वैलिड नहीं होगा जनरली हमारे जो भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस हैं उसके लिए, क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन तब तो ज़ीरो नहीं होगा। एक्चुअल में ये जो रिलेशन है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं हमें बता रहा इंट्रॉपी की। ऐसा नहीं है कि इंट्रॉपी की एब्सोल्यूट वैल्यू हमें बता रहा है। ठीक है, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू से ज़्यादा किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं? हम चेंज इन इंट्रॉपी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। यानी अगर एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो उसमें इंट्रॉपी जो है वो हमेशा इंक्रीज होती है, यानी इंट्रॉपी में चेंज आ रहा है। हम उस चेंज में इंटरेस्टेड हैं कि वो चेंज इंक्रीज हो रहा है, तो वो कितना है चेंज। ऐसा नहीं है कि हम एग्जैक्ट इंट्रॉपी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते। तो चेंज इज इंपॉर्टेंट कि इंट्रॉपी में चेंज कितना आया है। तो इस वजह से अगर हम इस रिलेशन को रूम टेम्परेचर के ऊपर भी वैलिड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं चेंज इन इंट्रॉपी पे, बजाय इसके कि हम इंट्रॉपी की एब्सोल्यूट एग्जैक्ट वैल्यू क्या है उसमें इंटरेस्ट लें। ठीक है, तो इसीलिए हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को जो है वो 0 फर्ज कर लिया। हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं, हमने चेंज में इंटरेस्टेड है। तो जो चेंज इन एंट्रोपी यानी S है वो इज इक्वल टू के बोल्ट्जमैन लॉगरिथम ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, इसके इक्वल है। अब हमारे पास ये जो रिलेशनशिप आया था, ये इसमें के बोल्ट्जमैन एक कांस्टेंट है और इक्वल है। जब कांस्टेंट को इक्वल के साथ आप पुट करते हैं तो असल में ये चीज़ें आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं, तभी आप इक्वल करके उन्हें कांस्टेंट पुट करते हैं। अगर आप ये रिमूव कर दो कांस्टेंट को और इक्वालिटी को, तो आप देखेंगे कि जो आपके पास s है ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। s इज प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो ये हमें क्या बता रहा है ये रिलेशनशिप? द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ थर्मोडायनामिक
प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सिस्टम। यानी किसी भी सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो उस सिस्टम के थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का जो लॉगरिथम है उसके इक्वल है। तो हमने जो स्टार्ट में सपोज किया था एस इज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा, तो वो फंक्शन की नेचर हमें नहीं पता थी, लेकिन अब हमने देख लिया कि वो फंक्शन किस किस्म का होगा, वो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। और यही बोल्ट्जमैन रिलेशन एंट्रोपी रिलेशन भी कहलाता है, जो हमें ये बता रहा है कि एंट्रोपी जो है वो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का कैसा फंक्शन है, वो लॉगरिथमिक फंक्शन है। यानी द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सिस्टम। अब ये जो रिलेशन है ये हमें ये बता रहा है कि द एंट्रोपी ऑफ ए यूनिवर्स जो है वो हमेशा इंक्रीज करने की कोशिश करती है। इसका मतलब है अगर वो प्रोपोर्शनल है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी के लॉगरिथम के, तो आपकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज करने की कोशिश इंक्रीज करेगी। अगर एंट्रोपी इंक्रीज करेगी तो प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। और जब प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो हमने देखा है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर कि सिस्टम हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी की तरफ जाता है, और हाई प्रोबेबिलिटी जो है वो स्टैटिस्टिकल मोर फेवरेबल है। तो इसका मतलब इन टर्न हमें ये हम पता चला कि जो हमारी यूनिवर्स है वो हमेशा ट्रांजिशन कर रही है किसकी तरफ, स्टैटिस्टिकली मोर प्रोबेबल स्टेट की तरफ, जिसकी वजह से जो यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। अगर हम ये जुमला यूज़ करते हैं कि द एंट्रोपी ऑफ द वर्ल्ड इज इन द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो असल में इसका मतलब ये है द यूनिवर्स इज गोइंग टूवर्ड्स द मोर प्रोबेबल स्टेट, स्टैटिस्टिकली मोर प्रोबेबल स्टेट। यानी जो हमारी यूनिवर्स है वो एक ऐसी स्टेट की तरफ ट्रांजिशन कर रही है जो कि मोर प्रोबेबल है। और ये तो हमें पता है कि जितने भी हमारे पास सिस्टम हैं वो हमेशा अपनी मोर प्रोबेबल स्टेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, और यही बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन हमें बताता है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।